Good morning to all. Dr. Madhusudan Agrawal, Associate Professor, Government Commerce College, Kota. We will discuss today regarding clubbing provision, section 64. Income, section 64, subsection 1, clause 2nd. Income arising to spouse by way of remuneration from a concern in which the individual has substantial interest. यदि किसी कंसर्न में स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उससे यदि कोई इनकम अराइज होती है स्पाउस को, तो वो ट्रांसफरर स्पाउस जो है या जिस स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है फर्म में, उसकी इनकम में क्लब होगी. सच इनकम अराइजिंग टू स्पाउस इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल. हाउएवर, if remuneration received is attributable to the application of technical or professional knowledge and experience of spouse, then such income is not to be clubbed. For example, यदि किसी फर्म में इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ऐसी स्थिति में यदि स्पाउस को उस कंसर्न से कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले इंडिविजुअल की आय में क्लब होगा. परंतु यदि स्पाउस अपनी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से उस कंसर्न में सेवा देती है और उस सेवा के बदले उसे कोई रेमुनरेशन मिलता है, तो वो इंडिविजुअल की आय में क्लब नहीं होगा. तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि पर्सनल स्किल्स और नॉलेज से यदि स्पाउस को सारवान हित वाली फर्म से कोई आय प्राप्त होती है, तो वह उसके हस्बैंड या वाइफ की आय में शामिल नहीं होगी, वह उसकी स्वयं की आय होगी. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लोज 4. इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्स विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन. यदि स्पाउस को कोई संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है बिना पर्याप्त प्रतिफल के, यदि पर्याप्त प्रतिफल के बदले किया गया है, तो वो असेट्स स्पाउस की असेट्स होगी, उससे होने वाली आय उसी की आय होगी. परंतु यदि विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन किया है, तो इसका प्रोविजन अपने को यहाँ देखना होगा. इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन असेट्स, यहाँ एक बात देखने की है, ये जो इनकम अराइजिंग होनी चाहिए वो हाउस प्रॉपर्टी के अलावा होनी चाहिए, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी. ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, एडुकेट कंसिडरेशन के अलावा हो, और नोट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. यदि या तो एडुकेट कंसिडरेशन से किया है तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और यदि दोनों अलग अलग रहते हैं किसी एग्रीमेंट के तहत, तो ऐसी स्थिति में भी यदि दूसरे स्पाउस को कोई संपत्ति मिलती है और उस संपत्ति से आय होती है, तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे. अलग रहने के समझौते के आधार पे यदि संपत्ति का वितरण होता है और ऐसी स्थिति में संपत्ति से आय होने वाली संबंधित व्यक्ति की ही होगी. फ्रॉम
तो अपन दोबारा देखें इसको, इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन असेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी transferred otherwise than for adequate consideration or not in connection with an agreement to live apart from one spouse to another shall be included in the total income of the transferor spouse. यदि एडुकेट कंसिडरेशन से किया है तो भी नहीं होगी, लिव अपार्ट के केस में भी नहीं होगी। इसके अलावा यदि विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन की कोई संपत्ति हस्तांतरित की गई है तो उस संपत्ति से होने वाली आय ट्रांसफरर स्पाउस की आय में क्लब की जाएगी। इस प्रोविजन में अपन ने देखा था अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो यदि हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है स्पाउस को तो उस केस में क्या स्थिति होगी। दिस प्रोविजन, जो ऊपर अपन ने प्रोविजन पढ़ा है कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, परंतु ये जो है प्रोविजन, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्यों नहीं अप्लाई होता है वो अपन देखेंगे। सिंस द ट्रांसफर स्पाउस वुड बी डीम्ड ओनर एज पर सेक्शन 27। यहाँ अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांसफरर स्पाउस है वो उस संपत्ति का डीम्ड ओनर माना जाएगा, न कि ट्रांसफरी स्पाउस। ये सेक्शन 27 कहती है। तो यदि पति पत्नी को या पत्नी पति को कोई मकान संपत्ति का हस्तांतरण करती है तो वो संबंधित व्यक्ति ही उसका डीम्ड ओनर कहलाएगा और उससे होने वाली आय उसी के हैंड में कर योग्य होगी। धन्यवाद।